I'm not going to say, oh, I'm so sorry, my father's famous. No, you know. But I'm also very aware of the fact that I'll get a first film. Okay, fine, I'll get a second film. But if I'm doing my 11th film now, it's not because of what my parents may have done decades ago or even yesterday. I think that our audiences are much, much smarter than that. And we do what we do for the audiences. And we say, na Janta Janardhan. Sara looks good, long time no see. Never thought I will feel this. But Vamika isn't making that much of a striking impression compared to Sara and Rakul. Sara has more striking aura. I wonder if it's because of too many characters in the song and lack of solid focus on Vamika. Improved, but must be so awkward to do it in a mall like this. Sara, this is the Sara we missed last 6 years. Confident Sara. Someone has been working on all the criticism. I like her spirit. I hope her acting has improved too. And of course, Sara reduced her overexpression, which she is good indeed. In this video, we are going to talk about सारा अली खान के करंट करियर फेज के बारे में, जहां वो ट्राई तो कर रही हैं लेकिन बार बार साइडलाइन हो रही हैं, और बॉलीवुड के सेलेक्टिव नेपोटिज्म के बारे में भी। रिसेंटली 27 अप्रैल 2026 को सारा अली खान ने लॉन्जीन के लिए हैदराबाद के इनऑर्बिट मॉल में न्यूली ओपन बुटीक के इनॉग्रेशन पर एक मिनी रैंप वॉक किया। यह हैदराबाद में लॉन्जीन का सेकंड बुटीक है। रैंप वॉक में सारा का कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस काफी नोटिसेबल था। उनका वॉक, एक्सप्रेशन और ओवरऑल ऑरा काफी पॉलिश्ड लग रहा था। अभी रिसेंट टाइम में ये देखने को मिल रहा है कि सारा दूसरे नेपो किड्स की तरह नहीं लग रही, बल्कि वो जेन्युइनली ट्राई करती हुई दिख रही हैं बॉलीवुड में एस्टैब्लिश होने के लिए। लेकिन जब बात एक्टिंग की आती है, स्पेशली उनकी रीसेंट मूवीज की, तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। उनकी रीसेंट ऑनसेम्बल फिल्म पति पत्नी और वो दो में स्पॉटलाइट क्लियरली वामिका गाबी और आयुष्मान खुराना के ऊपर ज्यादा फोकस लग रहा था। और ऑनेस्टली ये सिर्फ परफॉर्मेंस का इशू नहीं था। मूवी की स्क्रिप्ट और कैरेक्टर राइटिंग ही ऐसी थी जहाँ सारा का रोल थोड़ा साइडलाइन फील हुआ। मतलब उन्हें शाइन करने का प्रॉपर स्कोप ही नहीं मिला, या फिर वो उस लिमिटेड स्कोप को परफेक्टली ग्रैब नहीं कर पाई। दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। और अगर हम इस मूवी के सॉन्ग्स और डांस परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। सॉन्ग में भी क्लियरली स्पॉटलाइट वामिका और आयुष्मान के ऊपर ही था। सारा विजिबल थी लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं लग रही थी। डांस परफॉर्मेंस की बात करें तो मिक्स रिएक्शन मिले हैं। अब कई ऑडियंस को लग रहा है कि सारा की डांसिंग एक्चुअली में इम्प्रूव हुई है, लेकिन सारा के कंपैरिजन में वामिका का एक्सप्रेशन गेम और स्क्रीन कमांड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इस मूवी की कोरियोग्राफी भी काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। मूवी में इंस्टेड ऑफ इजी एंड कैची मूव्स जो ऑडियंस को याद रहे, यहाँ पे स्टेप थोड़े रैंडम लग रहे थे। म्यूजिक साइड पे भी लोग काफी डिसअपॉइंटेड हैं। ट्रांजिशंस भी काफी रोबोटिक लग रहा था, जैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नेचुरली फ्लो ही नहीं हो रहा। और अगर हम सारा का फुल करियर देखें तो शी डेब्यूट विद केदारनाथ, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, डिसेंट एक्टिंग, गुड स्क्रिप्ट चॉइस। फिर कमर्शियल बूस्ट विद सिम्बा। उसके बाद डाउनफॉल फेज आया विद लव आजकल एंड कूली नंबर 1, जहाँ उन्हें काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी। फिर कमबैक अटेम्प्ट हुआ अतरंगी रे के साथ। ये मूवी कई लोगों को पसंद आई थी। उसके बाद ओटीटी में भी कई मूवीज रिलीज हुई थी, गैस लाइट, मर्डर मुबारक, ए वतन मेरे वतन, और साथ ही कमर्शियल मिक्स प्रोजेक्ट जैसे जरा हटके, जरा बच के और स्काई फोर्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारा का करियर ग्राफ काफी अप एंड डाउन रहा है। स्टार्टिंग में उन्हें दूसरे नेपो किड्स की तरह हैवी ट्रोलिंग नहीं मिली थी, क्योंकि उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन बेटर था और एक्टिंग भी कंपैरेटिवली थोड़ी ग्राउंडेड थी। लेकिन टाइम के साथ ग्रोथ उतनी विजिबल नहीं लग रही जितनी एक्सपेक्टेड थी। जहां दूसरे नेपो किड्स को धर्मा प्रोडक्शन जैसे बैनर से बैक टू बैक चांसेस मिलते रहे, वहां सारा का नैरेटिव थोड़ा अलग रहा। वो इनिशियली एफर्ट वाली आउटसाइडर एनर्जी प्रोजेक्ट करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो पीआर इमेज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गई इंस्टेड ऑफ स्किल अपग्रेड। और इसी वजह से आज सिचुएशन ये है कि एंसेंबल मूवीज में भी वो साइडलाइन फील होती हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स के बीच उनका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाता है। अब सारा शायद पीआर पे कम और एक्चुअल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहती हैं। रैंप वॉक जैसी चीजें दिखाती हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को समझ रही हैं, लेकिन अगर उन्हें लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो एक्टिंग क्राफ्ट पे कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड में सिर्फ विजिबिलिटी से करियर सस्टेन नहीं होता। सारा एक ऐसे फेज में है जहां उनके पास एक सेकंड चांस टाइप मूवमेंट है। या तो वो खुद को री इन्वेंट करें या फिर धीरे धीरे बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाएं। Audience doesn't accept you, I don't think that there's room and space for anything beyond that. And I think I was very, very lucky from Kedarnath onwards only that I got that kind of love from my audience. अब यहाँ पे एक और चीज काफी क्लियरली नोटिस होती है, और वो ये है कि करण जौहर ने कभी भी सारा अली खान को उतना ओपनली सपोर्ट नहीं किया जितना वो दूसरे नेपो किड्स के लिए करते हैं। करण ने रिसेंटली बोला था कि नेपो किड्स को लॉन्च करने में उनका कोई फायदा नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। देखो, अगर बॉलीवुड में किसी ने सबसे ज्यादा नेपो किड्स को लॉन्च किया है तो वो खुद धर्मा प्रोडक्शन के थ्रू करण जौहर ही है। उन्होंने इंडस्ट्री को आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे जैसे फेसेस दिए हैं, जिन्हें कंटिन्यूअस बैकिंग और बिग प्रोजेक्ट मिलते रहे। बिग बैनर्स, हाई बजट फिल्म, स्ट्रॉन्ग पीआर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक प्रॉपर सेफ्टी नेट क्रिएट किया गया था उनके लिए। लेकिन जब बात आती है सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की, इन दोनों को उतना एग्रेसिवली हाईलाइट या बैक नहीं किया जाता जितना दूसरे नेपो किड्स को किया गया है। यहाँ एक पैटर्न दिखता है हमें, और इस पैटर्न को देखकर यही समझ आता है कि सब नेपो किड्स इक्वल नहीं होते। और ऑनेस्टली ये सिर्फ टैलेंट का इशू भी नहीं लगता, ये ज्यादा नेटवर्क, अलायंसेस और इनर सर्कल का गेम लगता है। करण
इनका क्लोज इकोसिस्टम जो है वहाँ पे वो उन्हीं लोगों को ज्यादा पुश करते हैं जो उनके कैंप का स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, और इसी वजह से बार बार वही फेसेस रिपीट होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर लॉन्चिंग का कोई फायदा ही नहीं है तो फिर सेलेक्टिव पुशिंग क्यों हो रही है? क्यों कुछ लोगों को रिपीटेड चांस मिलते रहते हैं चाहे ऑडियंस उन्हें रिजेक्ट करे या क्रिटिसाइज करे, और क्यों कुछ लोग जो कंपैरेटिवली बेटर स्टार्ट लेते हैं धीरे धीरे साइडलाइंस पे शिफ्ट हो जाते हैं? इस पूरे सिनेरियो में सारा का पोजीशन काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग डेब्यू लिया, इनिशियली गुडविल अर्न की और ऑडियंस ने उन्हें जेन्युइनली एक्सेप्ट भी किया। उनका नैरेटिव दूसरे नेपो किड्स से थोड़ा डिफरेंट था, वो रिलेटेबल थी, थोड़ी रॉ थी और एफर्ट भी दिखता था। साथ ही ये भी है कि सारा के पास पहले एक स्ट्रॉन्ग पीआर टीम थी, लेकिन फिर क्या हुआ? कंसिस्टेंसी ड्रॉप हो गई, स्क्रिप्ट चॉइसेस मिक्स हो गई और सबसे इम्पोर्टेंट उन्हें वो कंटिन्यूअस इंडस्ट्री बैकिंग नहीं मिली जो दूसरे नेपो किड्स को मिलती रही। और जब इंडस्ट्री पुश कम हो जाता है तो नेचुरली स्पॉटलाइट भी शिफ्ट हो जाती है। आज सिचुएशन ये है कि ना तो सारा को एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है और ना ही वो ऑर्गेनिकली उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रही हैं। इसीलिए वो एक ऑकवर्ड मिडिल जोन में अटक गई हैं, ना फुली बैक्ड इनसाइडर ना कम्प्लीटली सेल्फ मेड आउटसाइडर, और यही उनके करियर का बिगेस्ट चैलेंज है। अब अगर ये नैरेटिव आगे कंटिन्यू होता है तो उन्हें खुद ही अपना स्पेस रिक्लेम करना पड़ेगा विदाउट डिपेंडिंग ऑन बिग बैनर्स या पीआर इमेज। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में या तो आपको सिस्टम पुश करेगा या फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करना पड़ेगा कि सिस्टम इग्नोर ही ना कर सके। अभी रिसेंट स्टेटमेंट की बात करें तो करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बॉलीवुड को पीआर कल्चर स्टॉप करना चाहिए। Bollywood should stop doing PR. It would be much better, and they should let their achievement speak for itself. Because ये स्टेटमेंट सुन के ऑनेस्टली फर्स्ट रिएक्शन क्या आता है? क्या वो इनडायरेक्टली अपने ही लॉन्च किए गए नेपो किड्स को शेड कर रहे हैं? और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि जिन एक्टर्स को उन्होंने खुद ही इंट्रोड्यूस किया था इंडस्ट्री में, उनमें से काफी लोग हैवी पीआर पे ही सर्वाइव करते हैं। एक तरफ वो पीआर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। पास्ट में भी करण ने बोला था कि पेपराजी नेचुरली नेपो किड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन ये बात इतनी इजीली बिलीवेबल नहीं लगती, क्योंकि सबको पता है कि बॉलीवुड में काफी पेपराजी कल्चर पेड और मैनेज्ड होता है। अगर जेन्युइनली पीआर नहीं होता तो फिर हर दूसरे दिन सेम फेसेस कैसे ट्रेंड करते हैं? जैसे सपोज करो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी बेटी के साथ कैजुअली स्पॉट होते हैं और वो क्लिप हर जगह वायरल हो जाती है। अब उनका बच्चा ऑब्वियसली पीआर नहीं करवा रहा है, तो फिर ये क्लिप इतनी एग्रेसिवली कौन पुश कर रहा है? सिमिलरली तैमूर अली खान जब छोटा था तब उनके पीछे कैमरास कौन भगा रहा था? क्या वो खुद पीआर मैनेज कर रहा था? ऑब्वियसली नहीं। अगर डायरेक्टली पीआर नहीं भी हो तो भी पेरेंट्स और इंडस्ट्री इकोसिस्टम इनडायरेक्टली हाइप क्रिएट करते हैं। मतलब ग्रूमिंग बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, विजिबिलिटी बिल्ड करने के लिए, ऑडियंस फेमिलियरिटी क्रिएट करने के लिए। एक तरफ करण पीआर कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ वही सिस्टम उनके इकोसिस्टम का पार्ट भी है। एक तरफ नेपो किड्स को लॉन्च किया जा रहा है और दूसरे तरफ उनके बिहेवियर और परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं। अभी एक न्यूज आया था कि इब्राहिम ने अपनी डेब्यू मूवी नादानिया को खुद ही अ रियली बैड फिल्म बोल दिया, जो कि करण के प्रोडक्शन का पार्ट था। नॉर्मली एक्टर्स अपनी मूवीज को डिफेंड करते हैं चाहे वो फ्लॉप हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी हो गई जहाँ इब्राहिम ने खुद ही अपनी मूवी को बैड बोल दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग करण ने पब्लिकली कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने साइलेंस मेंटेन किया, लेकिन उनके क्लोज सर्कल में काफी लोग इसे इनग्रेटिट्यूड के एंगल से देख रहे हैं। पास्ट में करण ने प्रॉमिस किया था कि वो सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे को लॉन्च करेंगे और उन्होंने वो प्रॉमिस फुलफिल भी किया। इंडस्ट्री के हिसाब से ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक्टर अपनी मूवी को ओपनली डिसोन ना करे। जब सैफ अली खान को उनकी डेब्यू फिल्म बेखुदी से हटा दिया गया था तब भी उन्होंने कभी भी उस मूवी के अगेंस्ट ओपनली नहीं बोला। इसी वजह से इब्राहिम का ये स्टेटमेंट थोड़ा रूड और इमेच्योर लग रहा है, स्पेशली जब उनका खुद का एक्टिंग परफॉर्मेंस भी अभी तक ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाया है। और यहीं पे सारा वर्सेस इब्राहिम का डिफरेंस क्लियर दिखता है। सारा अली खान के केस में स्टार्टिंग फेज में लोगों ने उनकी एक्टिंग को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया, उनके पास एक गुडविल था जो उन्होंने अर्न किया। लेकिन इब्राहिम के केस में अभी तक उनकी आइडेंटिटी ज्यादातर एटीट्यूड और स्टेटमेंट से ही बन रही है, ना कि उनकी परफॉर्मेंस से। और यही चीज ऑडियंस को इरिटेट करती है। जब किसी को ऑलरेडी प्रिविलेज मिल रहा है और उसके बाद भी वो उस अपॉर्चुनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता तो बैकलैश तो मिलेगा ही। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।